हैं जहाँ से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था, वहीं से हम क्लास फिर से शुरू करते हैं अपनी, वहीं से। हम लोग थे कि पोस्ट 1892 किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा। 1892 के बाद से स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से बढ़ा और किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आगे चला। तो 1892 में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन 1892। जब 1892 में उन्होंने जब 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट वह एक 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट, जस्ट 1 मिनट, लेट मी हैंडल द कैमरा बिट। आई होप द कैमरा इज फाइन, थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत आ रही थी। हाँ, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, अगर हम 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, निर्वाचित नगर पालिका और जिला बोर्ड। जो निर्वाचित नगर पालिका और जिला बोर्ड, जो यह दो चीजें आ गई थी, इन दो चीजों के आने के कारण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। अगर हम 1861 में और 1861 और 1892 में दोनों को कंपेयर करें तो पहली बात क्या आ रही थी कि जो निर्वाचन नगर पालिकाएं जिला बोर्ड के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे थे, लेकिन सरकारी बहुमत बरकरार रहा। सरकारी बहुमत बरकरार, जो सरकारी बहुमत है वह बरकरार रहा। जो सरकारी बहुमत है उसमें फर्क नहीं आया, सरकारी बहुमत बरकरार रहा। तो यह महत्वपूर्ण, देखो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद करनी है 1892 के आगे वाले सालों को लेकर। क्या क्या बात हो गई, निर्वाचित नगर पालिका, जिला बोर्ड, सरकारी बहुमत, इन तीनों को वह ऐड करके आपसे सवाल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें ऐड कर सकते हैं आपको सवाल करते समय कि 1892 के एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें थीं। उन्होंने जो निर्वाचन नगर पालिकाओं जिला बोर्डों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, तीसरा क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इनको शामिल किया, तो जो उन्होंने शामिल किया वह अप्रत्यक्ष रूप से किया, प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी, इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट। लेकिन भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए। अब संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए इसमें किया क्या गया, जो मेंबर थे उनको वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने का नहीं दिया गया। अब बजट, बजट बहस यस, मतदान नो, संशोधन नो। हम फिर से रिपीट करते हैं, सवाल इसी पार्ट से आएगा अगर 1892 के एक्ट से आएगा। पहली बात, निर्वाचित नगर पालिका और जिला बोर्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकारी बहुमत बना रहा। पॉइंट नंबर 3, बजट पर बहस का अधिकार मिल गया।
लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला और संशोधन पेश करने का अधिकार नहीं मिला। इन चारों पांचों चीजों को आप ऐड करके सवाल को समझने की कोशिश करिए। आप यही याद करके जाओ, क्लास में ही याद करके जाओ कि क्या क्या फर्क आया। तो वो सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उनका जो जवाब था, अब देखिए बहस का अधिकार मिला तो क्या सवाल पूछ सकते थे, लेकिन पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे। पूरक सवाल नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। अब बहस से सवाल पूछने का अधिकार तो मिला, लेकिन पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछ सकते थे, जवाबों पर बहस नहीं कर सकते थे। बहस हुआ, जवाबों पर बहस नहीं। एकदम गणित की तरफ पढ़ो तब मजा आएगा। जवाबों पर बहस नहीं कर सकते थे। अब फिर शुरू करता हूं। बजट पर अधिकार मिला, कैसा मिला? बहस करने का अधिकार मिला। मतदान नहीं कर सकते थे, संशोधन नहीं कर सकते थे। अब जो उनको सवाल पूछने का अधिकार मिला, पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे। अब मान लीजिए कोई जवाब दिया गया तो जवाब पर बहस नहीं कर सकते थे। यह जो संशोधित जो औपनिवेशिक विधान परिषद थी, इसकी बैठक 1909 तक साल में 13 दिन चली सिर्फ। अब जो 18, जिसे आपने 1861 से देखा, वैसे ही 1892 से 1909 तक साल में 13 दिन चली। औसतन साल में 13 दिन चली, 17 साल तक चली और औसतन साल में 13 दिन चली। और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या भी ज्यादा नहीं रही। तो भारतीय राष्ट्रवादी इस अधिनियम से असंतुष्ट थे। जो भारतीय राष्ट्रवादी थे इस अधिनियम से असंतुष्ट थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 से असंतुष्ट थे, अधिनियम से असंतुष्ट थे। उनको संतोष नहीं था, इससे खुश नहीं थे। अब असंतुष्ट क्यों थे? जो कारण बताया गया उससे कौन संतुष्ट होगा? वो लगता था जो परिस्थितियां हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, नपुंसक हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। और उनकी मांग क्या थी कि विधान परिषदों में और गैर निर्वाचित में बहुमत मिले। अब मांग क्या थी? अब देखो, अभी 1892 का जो एक्ट आया और जो 1909 तक चला, इस बीच मांग का स्वरूप बदलने लगा और इसीलिए 1909 का एक्ट आया था। अब उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग का स्वरूप क्या था? बहुमत मिले, मेजॉरिटी मिले। अब 1892 के एक्ट में समस्या क्या थी? मेजॉरिटी किसकी थी? गैर सरकारी लोगों की, सरकारी लोगों की। तो वो क्या चाहते थे कि बहुमत मिले। किसको मिले? गैर सरकारी को मिले। गैर सरकारी लोगों को बहुमत दिया जाना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। बजट पर कंट्रोल दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल ऑन द पर्स। हमको ऐसा कुछ दो कि हमारा बजट पर कंट्रोल हो, बजट पर नियंत्रण हो। और उन्होंने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बगैर कर नहीं। प्रतिनिधित्व के बगैर कर नहीं। नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक नया नारा 1892 के बाद शुरू हो गया कि हम बगैर प्रतिनिधित्व के कर नहीं देंगे। तो प्रतिनिधित्व के बगैर कर नहीं। और उन्होंने अपनी मांगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1904 में दादाभाई नौरोजी और 1905 में गोखले, 1906 में तिलक। 1904, 1905, 1906 नौरोजी, गोखले, तिलक। इन्होंने मांग क्या की? इन्होंने यह मांग करनी शुरू की कि जिस तरह से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो उपनिवेशों को स्वशासन दिया गया है,
हमको स्वशासन दिया जाए, जिस तरह से हमको अपनी सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए, जैसे आपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया है। जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश उपनिवेश था, उस ब्रिटिश उपनिवेश के तर्ज पर हमको स्वशासन का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने स्वशासन मांगना आरंभ कर दिया। तो ये राष्ट्रवादियों ने जब मांगना शुरू कर दिया, उसके बाद राष्ट्रवाद विकसित होने लगा। वहां से बंगाल विभाजन की बात आरंभ हो गई। उसके बाद में बंगाल विभाजन की बात आरंभ हो गई। अब जो बंगाल विभाजन था, ये बंगाल विभाजन किया क्यों गया? अब जो स्वदेशी आंदोलन था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आया, एक स्वदेशी आंदोलन आता है। तो हम जब यह राष्ट्रवाद बढ़ने लग गया, तो इस राष्ट्र, अब हमने सवाल क्या हैंडल किया? उन परिस्थितियों का जिक्र करिए जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ, उन परिस्थितियों का जिक्र करिए जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ। तो 1892 के एक्ट के बाद जो उपजी राष्ट्रवादी चेतना थी, उसके विश्लेषण के बगैर शायद आप नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो बेहतर नहीं कर पाओगे। तो जो बंगाल विभाजन किया गया, उसका कारण क्या था? बंगाल विभाजन का कारण, अब देखिए, बंगाल विभाजन का कारण समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द डिवीजन ऑफ द बंगाल, यू नीड टू अंडरस्टैंड the structure of the Bengal. Without understanding the structure of the Bengal, you can't understand कि why the Bengal was going to be decided. जो बंगाल की आबादी थी उसमें क्या थी? 7.85 करोड़। जो बंगाल की आबादी थी वो थी 7.85 करोड़। 7,85,00,000 बंगाल की आबादी हुआ करती थी जिस समय एक यूनाइटेड बंगाल था प्रायर टू द डिवीजन। तो गुलाम जो भारत था उसकी आबादी का ये 1/4 था। इंडिया की पूरी आबादी का 1/4 था। जो एक ब्रिटिश भारत था, जो उसका ये 1/4 हुआ करता था। और उड़ीसा और बिहार अगर देखा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके भाग थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों के तीनों इनके भाग थे। और इस राज्य से जो आसाम है, पहले आसाम भी हुआ करता था, लेकिन 1874 में आसाम अलग हो गया था। पहले आसाम भी हुआ करता था, लेकिन 1874 में आसाम अलग हो गया था। तो जिस समय कर्जन ने डिसीजन लिया कि हम बंगाल को बांटेंगे, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके हिस्से थे। अब इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना मुश्किल था। तो अंग्रेजों ने जो ऊपरी तौर पे कहा, वह क्या कहा कि इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना मुश्किल था, इसलिए जो बंगाल विभाजन है वह प्रशासनिक जरूरी है। देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, प्रशासनिक रिक्वायरमेंट। बंगाल को बांटना एक प्रशासन की आवश्यकता है, तो बंगाल को बांटने के पीछे प्रशासनिक कारण है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या थी? अगर हम उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, राइसले की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो राइसले का स्टेटमेंट क्या था? राइसले ने स्टेटमेंट दिया कि जो अविभाजित बंगाल है वह एक ताकत है। अविभाजित बंगाल एक ताकत है, इस ताकत को तोड़ना चाहिए। क्योंकि बंगाल जो था राष्ट्रवाद का एक वाहक था, तो वह एक अविभाजित बंगाल एक ताकत है, इसको कमजोर करना चाहिए। तो अगर बंगाल विभाजन का मकसद सिर्फ यह नहीं था कि इसको दो प्रशासनिक भागों में बांट दिया जाए, वह चाहती क्या थी? मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके अल्पसंख्यक करना। अब आते हैं कि वो बांटा गया। जो मूल बंगाल था
उसमें बंगाली आबादी कम करो, उनको अल्पसंख्यक बनाओ, मेक देम इन माइनॉरिटी। आप यही आंसर लिखना। अगर बंगाल की विभाजन पे आता है तो एक आपको देंगे प्रशासनिक कारण, आप लेकिन इसको लिखना कि उनका लक्ष्य क्या था, उनका मकसद क्या था कि बंगाल वासियों की, बंगाल के पूरे वासियों को आप दो फ्रेम में बांट दो, दो भाग में बांट दो। उससे क्या होगा, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अंग्रेज हुकूमत का अगर हम मेन इंटेंशन देखें, उनका मूल लक्ष्य क्या था, मूल इच्छा क्या थी, तो बंगालियों को आबादी करके उनको माइनॉरिटी करना चाहते थे। जो मूल बंगाल था उसमें 1,70,00,000 बंगाली थे। अगर हम ओरिजिनल बंगाल को देखें तो उसमें क्या थे, 1.70 करोड़। ये कौन थे, बंगाली थे। 1.70 करोड़, 1,70,00,000 बंगाली थे और 3.70 लाख जो थे उड़िया और हिंदी थे। उड़िया और हिंदी थे। तो तीन भाषाओं के लोग थे, बंगाली, उड़िया और हिंदी थे। तो इस विभाजन की जो योजना थी उसमें एक बात और थी, यह तो भाषा हो गया, धार्मिक आकांक्षा भी थी। दे हैव द डिजायर टू डिवाइड द बंगाल ऑन द कम्युनल लाइन ऑल्सो। तो देयर इज वन इशू ऑफ द लैंग्वेज एंड द इशू ऑफ द कम्युनल। वो धार्मिक आकांक्षा भी थी और इस धार्मिक आकांक्षा से उनको लगता था कि जो 19वीं सेंचुरी के एंड में जो अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन आरंभ किया था उसको मुस्लिम सांप्रदायिकता से बैलेंस किया जाए। मैं मेंस की तरफ बढ़ चुका हूं, आप लोग ध्यान दिया करिए कब मैं प्रीलिम्स में से मेंस की तरफ बढ़ जाता हूं। मुस्लिम सांप्रदायिकता से संतुलित किया जाए। मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। जो लोग अलग अलग करते हैं वह अपनी तैयारी के साथ न्याय नहीं करते हैं। तो धार्मिक आकांक्षा क्या थी कि मुस्लिम सांप्रदायिकता से संतुलित, किसको किया जाए संतुलित, राष्ट्रीय आंदोलन को। राष्ट्रीय आंदोलन को मुस्लिम सांप्रदायिकता से संतुलित किया जाए। जो एक राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, अगर हम उनको इस तरह बांट देंगे तो मुस्लिम जो एक सांप्रदायिकता है वह राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेजों के पक्ष में संतुलित कर दी। तो बंगाल विभाजन से क्या हो रहा था, जो ढाका में बहुसंख्यक जो मुस्लिम आबादी वाला एक नया प्रांत बन रहा था। ढाका में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक नया प्रांत। तो जो विभाजन हो रहा था उसमें ढाका बन रहा था, जो ढाका में मुस्लिम आबादी का एक नया बहुसंख्यक प्रांत बन रहा था। तो बंगाल विभाजन से ढाका जो बहुसंख्यक था उसका एक नई राजधानी बन रही थी। तो जो आप बंगाल विभाजन करके एक नया प्रांत बना रहे थे मुस्लिम आबादी की बहुसंख्यक वाला, उसका ढाका क्या था, एक नई राजधानी बन रही थी। और इसमें 1,80,00,000 मुसलमान थे और 1,20,00,000 मुस्लिम। 1.80 करोड़ मुस्लिम, 1.20 करोड़ हिंदू। गेम समझ आ रहा है? एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? या कुछ चाहिए कि हम इसे रिपीट करें? अब इससे क्या उनका लक्ष्य था, इस पूर्वी एरिया में जो एक पूर्वी बंगाल बनेगा, इस ईस्ट बंगाल में क्या होगा, मुस्लिम बहुसंख्यक। इस ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। क्यों? यह आबादी का जो चित्र आपको दिखाया जाए, इससे क्या होगी, मुस्लिम एकता होगी।
देयर विल बी ए मुस्लिम यूनिटी, इससे क्या होगा, एक मुस्लिम एकता होगी। इस मुस्लिम एकता से क्या होगी, मुसलमानों को ज्यादा सुविधाएं। देखिए गेम प्लान, मुसलमानों को ज्यादा सुविधाएं। यह समझाना आसान था मुस्लिमों के लिए। उस समय की जो मुसलमानों की हालत थी, जो एक राष्ट्र हालत थी, इससे क्या होगा, मुसलमानों की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और पूर्वी जिले, और इससे क्या होगा, जो उस समय कलकत्ता की जो एक हुकूमत चलती, जो कलकत्ता हावी था, कलकत्ता से मुक्ति मिलेगी। कलकत्ता से उनको मुक्ति मिलेगी, यह मुसलमानों को कहकर समझाना आवश्यक था। तो क्या हो गया, अब हम आते हैं सवाल पे। बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सुनियोजित हमला था। चलिए सवाल बना देते हैं। बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सुनियोजित हमला, यह सवाल बन गया। अब इस सवाल के लिए आपको यही सब लिखना होगा। अगर इसको क्वेश्चन की तरह देखा जाए तो सवाल क्या क्या हो गया कि यह जो बनाया गया, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस पर एक सुनियोजित हमला था। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू अटैक ऑन द इंडियन नेशनलिज्म। द इंडियन नेशनलिज्म क्लियरली सॉ द डिजाइन बिहाइंड द पार्टीशन एंड दे कंडेम्ड इट। थोड़ा 2 मिनट पॉज ले लेते हैं। दिमाग गर्म हो गया होगा इतना सुन के। दिमाग गर्म हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। दिमाग पक्का गर्म हो गया होगा इतना सुन के। थोड़ा 2 मिनट की रेस्ट लेते हैं। बताइए, कोई शंका समाधान चाहिए, जल्दी बताइए। कोई शंका समाधान, कोई समस्या, तुरंत सॉल्व करते हैं विदिन 1 मिनट। कोई शंका नहीं, ऑल क्लियर, लवली। बताइए, किसी को कोई शंका है? नहीं है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है यार। आई एम हैप्पी दैट आई एम सक्सेसफुल टीचर। अगर किसी बच्चे में, किसी एस्पायरेंट में कोई समस्या नहीं है, तो एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा संतोष का विषय क्या हो सकता है कि उसने एक जो लेक्चर को तैयार करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट या ऑल ऑफ द एस्पायरेंट इज एबल टू गेट इट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बंगाल विभाजन तो हो गया, हमने अभी तक क्या समझा है, बंगाल विभाजन क्यों हुआ और बंगाल विभाजन किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला था। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू अटैक ऑन द नेशनल मूवमेंट। अब आते हैं विरोध पे। अब हम आते हैं विरोध की तरफ। हमने अभी तक क्या देखा कि बंगाल के विभाजन ने किस तरह से, बंगाल के विभाजन ने किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। अब हम इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि 1904 में कर्जन ने क्या कहा, 1904 में कर्जन ने क्या कहा, कर्जन ने क्या कहा कि मेरी दृष्टि में शासित लोगों के संतोष का दूसरा नाम ही प्रशासन की कार्यकुशलता है। बड़ी अच्छी बात कही कर्जन ने। वेरी गुड थिंग कर्जन हैज सेड। जिस कर्जन ने विभाजन किया, उन्हीं कर्जन का स्टेटमेंट है ये, उन्हीं कर्जन का स्टेटमेंट है कि मेरे दृष्टि में जो कहते हैं, जो लोगों का संतोष है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका संतोष है, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और
उसके बाद जो बंगाल विभाजन होता है, उस बंगाल विभाजन को समझने के पहले हम थोड़ा सा कर्जन के सुधार को भी समझते हैं, थोड़ा कर्जन को एनालाइज कर देते हैं। कर्जन को इतनी गाली देना ठीक नहीं है, थोड़ा कर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। जो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया, उस लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे की जितनी प्रगति हुई कभी नहीं हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे की प्रगति, सबसे ज्यादा रेलवे की प्रगति लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। दूसरा, नमक कर घटा दिया गया, नमक कर घटा दिया गया। नमक कर को लॉर्ड कर्जन ने घटाया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि नमक कर को लॉर्ड कर्जन ने घटा दिया। आयकर में छूट की सीमा, आयकर में छूट की सीमा, लॉर्ड कर्जन पे सवाल बनेगा तो ये 3-4 चीजों लिखेंगे कि रेलवे का उन्होंने विकास किया, नमक कर घटा दिया, आयकर की छूट की सीमा 5,000 से 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी, साल में 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। नमक कर घटा दिया, आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी, और उन्होंने रेलवे की प्रगति, तो 4 की रेलवे की प्रगति हो गई, नमक कर घटा दिया और आयकर में छूट की सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। सिंचाई आयोग के माध्यम से सिंचाई की ओर ध्यान दिया, सिंचाई पर ध्यान दिया। ये जानना जरूरी इसलिए है कि लॉर्ड कर्जन हमारे लिए बहुत ही बेकार वायसराय के तौर पे आता है। उन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया, वाणिज्य उद्योग का विभाग खोला। अभी हिंदी में कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट आप मुझे कर लीजिए। वाणिज्य उद्योग का विभाग खोला। इस पर अभी प्रीलिम्स का सवाल बनाना, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग का उन्होंने एक विभाग खोला। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पूसा संस्थान की स्थापना की। कृषि क्षेत्र अनुसंधान पूसा, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उन्होंने पूसा का एक संस्थान, उन्होंने पूसा को खोला कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पूसा को खोला। और उन्होंने जो अपने समय में यह 4-5 सुधार किए, उसके साथ साथ क्या, विक्टोरिया मेमोरियल को बताने की कोशिश की। मेरे ख्याल से इतने से काम आपका हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कर्जन के सुधार पर आपको तंग करेंगे। तो विक्टोरिया मेमोरियल को, लेकिन साथ में क्या किया, एडवर्ड सप्तम का दरबार किया, जिसमें 20 लाख खर्चा किया बिना मतलब में। एडवर्ड 7 का दरबार, जिसमें 20 लाख खर्च हुआ। एडवर्ड 7 का उन्होंने एक दरबार लगाया, जिसमें कहते हैं 20 लाख से ज़्यादा की राशि खर्च की। यह एक कुछ ऐसी घटनाएं थी कर्जन के समय की जो भारत में ही हैज़ द maximum expansion of the railway was at the time of the Lord Curzon. He has reduced the salt tax. He has given exemptions to the income tax, and this limit was 500 to 1000. He has established a commission by which the improvement of the irrigation has been taken place. A new department of the commerce and industry has been established to improve or to initiate more and more research in the agriculture field. He has established the agriculture research center at the Pune. Victoria Memorial has been made lavish at that point in time, and Edward VII visited in India, and his Royal Highness, in his Royal Highness, the 20 lakh rupees has been expended. These are the sum of the initiative taken by the Curzon. अब आप इसी को ABCD करके सवाल बना लो।
अब आप इसी को ABCD करके सवाल बना लो, उसमें साथ साथ आप बंगाल का विभाजन भी जोड़ दो, सवाल क्या हो जाए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। तो अगर हम लॉर्ड कर्जन के टाइम को समझने की कोशिश करें कि लॉर्ड कर्जन का समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, उसका एक कारण था कि जो एक तो ये हो गया, दूसरा अगर हम लॉर्ड कर्जन के समय को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, एक संघर्ष विद कांग्रेस से लॉर्ड कर्जन का संघर्ष हो गया। जो कांग्रेस उस समय एक जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी, उससे कांग्रेस का संघर्ष। दूसरा, वह ब्रिटिश राज को मजबूत करना चाह रहे थे। अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर देखें तो आप इसको और ऐड करिए। तीसरा, बंगाल विभाजन। अब ये सारे फैक्ट जो मैंने अभी दिए और इन फैक्ट के साथ आप इसको ऐड करिए। अब आप सवाल खुद बनाइए कि कैसे कर्जन के समय पर सवाल हो रहा था। तो यह उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें की। अब लॉर्ड कर्जन ने और क्या किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904। अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 का लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या था, इसके माध्यम से क्या था, सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखना, सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखना। तो एक सवाल और बन गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 कर्जन क्यों लेके आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी करना। 190203 में एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग बनाया। एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में 190203 में उन्होंने एक पुलिस आयोग बनाया। अब इसकी सिफारिशों पर क्या किया, पुलिस के महकमे में उन्होंने पर्याप्त सुधार किए और सरकार के खर्च में 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई। अब यह क्या हो रहा है, यह भारतीयों के अगेंस्ट है, यह भी अगेंस्ट है और यह भी अगेंस्ट है। भारतीयों के अगेंस्ट में दोनों है। अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखो या पुलिस का देखो, दोनों का दोनों भारतीयों के अगेंस्ट में है। कि जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया हुआ 1902-03 में, जो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में उन्होंने पुलिस सुधार किया, पुलिस की तनख्वाह बढ़ाई, उससे 1.5 करोड़ रुपया वार्षिक की खर्च हुई, 1.5 करोड़ रुपया पर एनम की वार्षिक की खर्च की वृद्धि हुई। इससे भारतीयों को क्या मिलने वाला है। और राजनीतिक अपराधों से निपटने के लिए गुप्तचर आयोग बनाया, गुप्तचर आयोग बनाया। राजनीतिक चलने के एक उन्होंने स्पाई का डिपार्टमेंट बनाया कि ताकि गुप्तचर आयोग दिया जाए। अब यह जो घटनाएं थीं, यह घटनाएं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुई। अब एक सवाल और बन गया, राष्ट्रवाद के विकास में कर्जन की भूमिका। राष्ट्रवाद के विकास में कर्जन की भूमिका। अब आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग सिर्फ लिखोगे बंगाल विभाजन, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो यूपीएससी का आंसर बनेगा मॉडल, उसमें यह सारा कुछ होगा। अगर आप राष्ट्रवाद के विकास को बंगाल विभाजन तक सीमित रखते हो, कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर उस 150 शब्द का 250 शब्द का 150 शब्द का सवाल क्योंकि ज्यादा है, मान लो उसका नंबर 10 होगा, आपने बंगाल विभाजन लिखा, नंबर 2 नंबर ज्यादा मिलने वाला नहीं उसमें, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स पे मार्क्स बनेंगे उसमें ये सब शामिल होंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रवाद के विकास में कर्जन उत्तरदायी हुए, कैसे कर्जन ने राष्ट्रवाद का विकास किया। अब राष्ट्रवाद के विकास में आप कर्जन और राष्ट्रवादी के बीच संघर्ष देखते हैं।
थोड़ा उसको कर लेते हैं, तब आपको हम बंगाल विभाजन समझाते हैं। अब कर्जन का और राष्ट्रवादियों का संघर्ष, कर्जन और राष्ट्रवादियों का संघर्ष हो गया। अब आंदोलन यहां से अब शुरू हो रहा है। कर्जन और राष्ट्रवादियों का संघर्ष हो गया, कर्जन का और राष्ट्रवादियों का संघर्ष हो गया। अगर हम इस संघर्ष को देखें तो 1899, 1904, 1905, 1899, 1904, 1905, तीन ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं 3 वर्षों में हुई कि जिससे राष्ट्रवादियों का कर्जन से संघर्ष हो गया। कलकत्ता नगर निगम, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन। यह 3 घटनाएं ऐसी हो गई जिससे राष्ट्रवादियों का और कर्जन का संघर्ष हो गया। तो जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था उसमें जो परिवर्तन किए गए, जो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम यूनिवर्सिटी एक्ट आया और 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अब नगर निगम में जो परिवर्तन किए गए उससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इलेक्टेड इंडियन कम कर दिए गए, इलेक्टेड इंडियन कम कर दिए गए। इलेक्टेड इंडियन की संख्या 1899 में कम कर दी गई। अब इसको कम क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? यह कम किया गया, यह यूरोपीय समुदाय के हितों से संबंध रखता था। ये भी अच्छा सवाल हो गया प्रेम का। यूरोपीय समुदाय के हितों से संबंध रखता था। इट वॉज हैविंग ए रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी, के हितों से संबंध रखता था। यूरोपियन समुदाय के हितों से संबंध रखता था। कैसे संबंध रखता था कि जो इस समुदाय की शिकायत थी कि लाइसेंस मिलने में, शिकायत क्या थी इनकी? शिकायत व्यापारियों को लाइसेंस मिलने में समय लगता है, तो यूरोप इंडियन को भगा दो। समझ आ गया कि जो लाइसेंस मिलता है यूरोपियन को उसमें समय लगता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय। क्या करो, इनके भारतीयों का संख्या ही कम कर दो। तीनों ने संख्या ही कम कर दी। अब इसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरा था, जो यूनिवर्सिटी एक्ट लाए, उसमें इस अधिनियम में क्या किया उन्होंने कि जो कॉलेज को विश्वविद्यालय, अब क्या होता था उस समय, जो शिक्षित भारतीयों के साथ दावा क्या किया गया कि इसका लक्ष्य यह है शिक्षा में सुधार। इसका लक्ष्य क्या है? शिक्षा में सुधार। तो जो एक ओपन तौर पर कहा गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम का लक्ष्य शिक्षा में सुधार है। हाँ, थोड़ा सा बात सही भी क्या है कि उस समय जो विश्वविद्यालयों था उसमें रिसर्च वर्क को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन इसका लक्ष्य क्या जो कहा गया उससे मेल खाता है? नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? जो शिक्षा पर व्यय था 190304 में, 190304 में जो शिक्षा पर खर्च था वह कितना था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उस समय शिक्षा पर खर्च था 2.04 करोड़, 2.046 करोड़। इतना शिक्षा पर खर्च था 1903-1904 में, और 1905-06 में हुआ 2.449। तो अगर आप इन 2 सालों के आंकड़ों को देखिए तो शिक्षा पर कोई फर्क नहीं। अब इसी समय हम पुलिस का खर्चा देखते हैं। लेट्स सी द पुलिस खर्चा, पुलिस एक्सपेंडिचर, कि उस समय पुलिस का खर्चा कितना किया, पुलिस पर एक्सपेंडिचर कितना किया गया। अगर देखा जाए इस समय जो पुलिस के खर्च में था उसमें कोई खास अंतर नहीं था। इसी अवधि में जो पुलिस के खर्च में वृद्धि थी उससे थोड़ा ही ठीक था। कुल बजट का, पूरे बजट का सिर्फ 2.5% था।
तो पुलिस का खर्चा और शिक्षा का खर्चा ऑलमोस्ट एक था और पूरे बजट का सिर्फ 2.5% था। और जो विश्वविद्यालय थे वह मुख्यतः क्या थे, शिक्षा लेने वाले एक संस्थान थे और स्नातकोत्तर शिक्षा का केंद्र बनाने से थोड़ा फर्क जरूर आया, लेकिन उसके कारण क्या था, उसमें आशुतोष मुखर्जी एक कुलपति थे, उन्होंने हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया। लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यह जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, इस विश्वविद्यालय अधिनियम ने छात्रों को, बंगाल के छात्रों को उग्र बनाया। बंगाल के छात्रों को उग्र बनाया। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है वह किसी भी तरह से उनके हित में आता है। तीसरा है बंगाल विभाजन। अब देखिए यहां अंग्रेज फेल क्या हो गए, वह बंगालियों की जो एकता थी वह समझने में फेल हो गए। अंग्रेज फेल कैसे हो रहे हैं, वह बंगाली एकता को समझने में फेल हो गए। वह बंगाली एकता समझने में असफल रहे, वह बंगाली एकता को समझने में असफल रहे। तो अंग्रेजों को यह नहीं लगा कि बंगाली इतने ज्यादा एक हो जाएंगे इस मामलों में। और जो कलकत्ता का जो एक माहौल था जहां पर सारे पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने इसको पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी उसकी भी अपनी भूमिका थी। उसी समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी, अगर हम उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति देखें, उसकी भी द इंटरनेशनल इशू वाज आल्सो प्लेइंग ए बिग रोल इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वह रोल किस तरह से पे कर रहे थे। जो उस समय बोअर युद्ध में अंग्रेज हार गए, बोअर के युद्ध में अंग्रेज हार गए। बोअर के युद्ध में अंग्रेज हार गए। एक सवाल आपको और तैयार करना होगा कि राष्ट्रवाद में इंटरनेशनल इशू कैसे काम आते हैं, कहीं मैं ध्यान दूंगा। और 1904-5 में रूस पर जापान की विजय, 1904-5 में रूस पर जापान की विजय, जो रूस था उस पर 1904-05 में रूस पर जापान की विजय हो गई। इससे क्या हुआ, एशिया में यह बात हो गई कि जो अंग्रेज अजेयता का जो एक सिद्धांत था टूट गया। अंग्रेज अजेयता का सिद्धांत टूट गया कि कोई छोटा सा छोटा देश अगर एकजुट हो जाएगा तो बड़े से बड़े देश को हरा सकता है। तो अंग्रेज अजेयता का जो सिद्धांत है टूट गया और एशिया के हर जगहों में यह बात फैल गई और बंगाली समाचारों ने इस पर लिख मारा। बंगाली समाचार ने लिख मारा, जो मनाया लिख मारा। उन्होंने इसको ऐसा लिखा कि अंग्रेजों की हालत खराब हो गई है। अब इस चीज के साथ साथ अगर हम देखें कि जो एक नस्लवाद था, एक नस्लवाद था, वह नस्लवाद किस तरह था। इल्बर्ट बिल के बाद भी नस्लवाद क्या था, एक मुंसिफ को 200 मिलता था और अंग्रेज मुंसिफ को 2000 मिलता था। तो जो पेमेंट था एक मुंसिफ का, जो एक भारतीय था, उसमें 2000 मिलता था। और जो उस समय का एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण था जिसमें जगदीश चंद्र बसु की उपलब्धियां थीं और विश्व शक्ति के रूप में जापान का उदय, ये सब लोग इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे थे, जिस परिस्थितियों के निर्माण में एक आंदोलन शुरू हुआ और यहां पर बंगाल का एक स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। हम लोग बंगाल का स्वदेशी आंदोलन अगले क्लास में करते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए। यहां से बंगाल का स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है।
अगले क्लास में हम लोग बंगाल का स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का स्प्लिट दोनों करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू हैंडल इट। आई हैव ट्राइड ए लॉट टू एनालाइज द योर होल सिलेबस। अब मैं कितना कर पाया नहीं कर पाया ये तो भविष्य बताएगा, बट आई ट्राइड ए लॉट टू एक्सप्लेन इन द ग्रेट डिटेल कि कैसे बंगाल विभाजन को हैंडल किया जाए। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहता हूं, मैं कल भी कहूंगा कि आप लोग अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो सिविल सर्विसेज नहीं होगा। ये मैंने कई बार कहा है और मैं आज फिर कहूंगा कि यू नीड टू चेंज। जो पहला सवाल था कि 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुआ, बहुत से लोगों ने लिख दिया कोई भी नहीं हुआ। पहली बात तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो कांग्रेस के नेता थे कैसे वो आंदोलन चलाते थे और कितने लोग कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। कोई अगर सवाल है, कोई समस्या है, जरूर बताइए, नहीं तो आज की हम क्लास क्लोज करते हैं। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि इतनी रिसर्च, इतनी कोशिश के बाद जो क्लास तैयार होती है उस क्लास के साथ न्याय करिए, आप लोग भी तैयारी करिए। नहीं ये क्या है, एक व्यक्ति पढ़ाने की कोशिश करे, पूरी मेहनत करे, पूरी रिसर्च करे, वह एग्जामिनेशन सिस्टम में अगर कम्युनिकेट नहीं होता है तो उसका कोई पर्पस नहीं रह गया। जब तक आप इन सब चीज़ों को एग्जामिनेशन सिस्टम में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको आवश्यकता क्या है, हम एग्जामिनेशन सिस्टम में इसको ले जाकर लिखें, सवालों के प्रीलिम्स के हम जवाब दे सकें, मेंस की हम कॉपी में लिख सकें। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई पर्पस नहीं होगा एग्ज़ाम का। अपनी रिसर्च चलती रहती है। मैंने पहले भी आप लोगों से ये साझा किया है कि हमारी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और एक अलग दृष्टिकोण लेकर आने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्लास चलानी हो तो शायद बहुत आसान है और कुछ इशू नहीं रह गया, लेकिन अपने को सुबह से शाम तक अपनी जो क्लास होती है उसको हैंडल करने के लिए देखना पड़ता है। और मैंने कई बार वो सीक्रेट शेयर किया है कि क्लास कैसे मैं चलाता हूँ। मैं 30 मिनट से ज़्यादा लेता हूँ क्लास को स्ट्रक्चर करने में। वह क्लास को पढ़ने के बाद की कार्रवाई है, कैसे क्लास को स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे आसानी से उस व्यक्ति को समझा दिया जाए जो सिविल सेवा परीक्षा को अभी आरंभ कर रहा है, ताकि कोई उसको समस्या न लगे कि कैसे चीज़ों को ग्राह्य किया जाए। बंगाल विभाजन की बात सब जानते हैं। 2 बातें लोग अक्सर बताते हैं कि वह बंगाल विभाजन इसलिए हुआ कि अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन से को तोड़ना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे तोड़ना चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे टूट रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के पीछे कारण क्या था, कैसे सांप्रदायिकता का प्रवेश भारतीय राजनीति में होता है, वह भी समझने की आवश्यकता है। अब लॉर्ड कर्जन एक विलेन थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन के सुधार क्या थे, लॉर्ड कर्जन ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी, यह भी एक समझने की जरूरत है। तो आप लोग इसको जरूर देखें। अब आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे और फ्राइडे हम लोग यूट्यूब में मिलते हैं, जहां मैं कोशिश करूंगा 1939 से 47 तक के सवालों को हैंडल करने का। आई डोंट नो, एक दिन में 10, 12, 15 से ज़्यादा सवाल नहीं हो पाते हैं। अगर ज़्यादा सवाल हम लोग कर ले जाएंगे तो, चूँकि उस पीरियड के सवाल जो हैं वो तकरीबन 40 के आसपास सवाल है जो मैंने बनाए हैं, और अगर मैं वो कर सका तो फिर हम 1927 से 1929 स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा है कि आपकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। 1985 से 1927 इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज पे कर रहे हैं, 1927 से 1949 तक हम कहते हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं। आई ऑल्सो ट्राई टू यूज द बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज आई हैव द फ्यू एस्पायरेंट हु इज इंग्लिश मीडियम, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों भाषाओं में हो जाए। अगर किसी को लगता है कि देखिए वीना सिंह, अगर आप जिस भाषा में बेहतर लिख सकते हैं उसी भाषा में आप लिखें। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप अंग्रेजी में लिखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप हिंदी में अंग्रेजी से की तुलना में बेहतर लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिखें।
भाषा सिविल सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप भाषा को लेकर ध्यान रखें, जो भाषा आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं उसमें लिखें। अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़्यादा अच्छी है, दोनों में आप बेहतर लिख सकते हैं, हम अंग्रेजी भी लिख दे, कोई इशू नहीं है। एज फार एज माई क्लास इज कंसर्न, मेरे पास मेजॉरिटी एस्पायरेंट क्या है, वो हिंदी माध्यम के हैं, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही कोशिश करता हूँ। इफ़ द इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट आर थिंकिंग दैट कि यू नीड द मोर क्लैरिफिकेशन इंग्लिश, आई कैन डू दैट ऑल्सो। लेकिन आप लोग मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई समस्या होगी हिंदी समझने में। अगर मैं सारा कुछ हिंदी अंग्रेजी दोनों करूंगा तो पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वैसे ही मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूं कि पेस अपने आप कंट्रोल हो जाती है, और जब से मैंने बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया है पेस और कंट्रोल हो गई है। लास्ट 1 मंथ से मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। तो बोर्ड के इस्तेमाल करने से पेस क्या है और ज़्यादा कंट्रोल हो गई है। ये अच्छी बात भी है, कम पेस होने से एस्पायरेंट्स को समझने में आसानी होती है। आप लोग जरूर इसको देखें, फिर से पढ़ें, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतावें। अपनी एक कोशिश है कि लोगों को जो कोचिंग का एक भ्रमजाल चल रहा है उससे हम बाहर ले आवें। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों को बताएं। अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है 10 आदमी सुने और 100 आदमी सुने, मुझे कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच मिलेगी। तो विल सी यू टुमारो ऑन द यूट्यूब ऑनलाइन IAS क्लास बाय वीरेंद्र ओझा, जिसपे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम 1939 टू 1947। टेक केयर, थैंक यू।